डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जैसे कि आपको मालूम है कि लास्ट लेक्चर में हमने कंक्लूड किया था रेस्पिरेशन को, लेकिन मैंने चाहा कि रेस्पिरेशन पे एक शॉर्ट लेक्चर मैं आपके लिए बनाऊं जिसमें हम सारी रेस्पिरेशन को कवर करेंगे। राइट, यानी इन वन लेक्चर वी विल ट्राई टू कवर द होल टॉपिक ऑफ रेस्पिरेशन इन प्लांट्स। राइट, इसको हम कवर करने की कोशिश करेंगे। एक्चुअली याद रखे बेटे कि टेक्स्ट बुक ने जो रेस्पिरेशन की बात की है उसमें उसने बात की है एक्चुअली सेल्यूलर रेस्पिरेशन की। तो अब हम बॉटनी में इसको डिस्कस करते हैं, तो इट इज कॉल्ड एज रेस्पिरेशन इन प्लांट्स। वरना रेस्पिरेशन सिर्फ प्लांट्स में नहीं होती है, बल्कि रेस्पिरेशन एनिमल्स का भी फीचर है, बल्कि ये हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म का फीचर है। चलिए हम पहले देखते हैं कि रेस्पिरेशन है क्या। व्हाट इज रेस्पिरेशन, पहली बात हम इसकी करेंगे। जरा ध्यान दीजिए बेटे, रेस्पिरेशन को जब हम देखते हैं, रेस्पिरेशन की प्रोसेस को जब हम देखते हैं ये है क्या, तो रेस्पिरेशन इट इज ऑक्सीडेशन। शाबाश, क्या है ये? रेस्पिरेशन इज ऑक्सीडेशन। किसकी ऑक्सीडेशन? इट इज ऑक्सीडेशन ऑफ, sorry, I will increase. Okay, it's oxidation. किसकी ऑक्सीडेशन है ये? इट इज ऑक्सीडेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, शाबाश बच्चे, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की ऑक्सीडेशन की जाती है, उनका ब्रेकडाउन किया जाता है, और ये किया जाता है बेटे इनसाइड द सेल्स, और इसका टारगेट होता है, शाबाश। रेस्पिरेशन है क्या सर? इट इज एन ऑक्सीडेशन प्रोसेस जिसमें ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की ऑक्सीडेशन या कहिए ब्रेकडाउन किया जाता है। कहां बेटे? सेल्स के अंदर, और निकाली जाती है एनर्जी। याद रखिए बेटे, ये ब्रेकडाउन सेल्स में किया जाता है विद द हेल्प ऑफ एंजाइम्स। और याद रखना, ये जो एनर्जी रिलीज होती है बेटे, दिस एनर्जी, इसका मेजर पोर्शन रिलीज किया जाता है एज हीट। इट्स मेजर पोर्शन इज रिलीज्ड एज हीट, जिसकी बॉडी को जरूरत होती है, चाहे प्लांट बॉडी हो चाहे एनिमल बॉडी हो। लेकिन कुछ अमाउंट एनर्जी का कंजर्व किया जाता है बेटे इन द फॉर्म ऑफ एटीपीज। दैट मीन्स स्मॉल अमाउंट ऑफ एनर्जी इज कंजर्व्ड इन द फॉर्म ऑफ एटीपीज। एंड रिमेंबर, ये जो एटीपी है, जहां सेल चाहे और जब चाहे वहां इसको यूज किया जा सकता है। तो एज सच दिस एटीपी या एटीपी मॉलिक्यूल्स, इनको हम कहते हैं एनर्जी करेंसी ऑफ सेल। एनर्जी करेंसी ऑफ सेल किस बुनियाद पे बेटे? शाबाश सर, जब और जहां सेल चाहे वो वहां पे इस एनर्जी को यूज कर सकती है। राइट, और मैंने ये भी बताया पिछले लेक्चर में जब हमने बात की थी डिटेल लेक्चर्स की, उस वक्त मैंने बताया आपको, जैसे हमारे पास पैसे होते हैं, करेंसी होती है, तो जब और जहां हम यूज करना चाहें कर सकते हैं। इसी तरह सेल जहां पे और जब चाहे बेटे इस एटीपी को यूज करना वहां कर सकते हैं। ओके, ये एटीपी का मतलब क्या है ये मैं यहां से ही क्लियर करूं कि एटीपी जो है, मैंने ऑलरेडी आपको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की। चलिए बेटे, एटीपी जो है इसको डिस्कवर किया साइंटिस्ट लोहमैन ने। किसने? लोहमैन ने बेटे। और ये भी याद रखना कि ये एटीपी जो है ये एक साइकिल के थ्रू बनता है, जिसको हम नाम देते हैं एटीपी साइकिल। क्या? शाबाश, एटीपी साइकिल, जिसको हम नाम देते हैं। ये एटीपी साइकिल जो है इसको फ्रिज लिपमैन ने दिया है। किसने? LIPMAN। इसके बाद याद रखे बेटे कि एक एटीपी होता क्या है। एक एटीपी की जब हम बात करते हैं, एटीपी में एक नाइट्रोजनस बेस होती है बेटे। नाइट्रोजनस बेस का मतलब है, नाइट्रोजनस बेस होती है,
नाइट्रोजनस बेस का मतलब ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है जो रिंग्ड होता है, और रिंग में एक पोजीशन पे कार्बन फिर नाइट्रोजन भी किसी किसी पोजीशन पे होता है बेटे। तो इन हेटेरोसाइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को, हेटेरोसाइक्लिक इसलिए है तो साइक्लिक है तो रिंगड, लेकिन उसमें कार्बन भी है नाइट्रोजन भी है। इन हेटेरोसाइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को जिनमें नाइट्रोजन और कार्बन रिंग में होता है, इनको हम नाइट्रोजनस बेसिस कहते हैं। जैसे आपने नाम सुना होगा एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, थाइमीन। लेकिन यहां एटीपी जो में ये नाइट्रोजनस बेस है बेटे, ये नाइट्रोजनस बेस है एडेनिन। क्या है? एडेनिन। ओके, इस एडेनिन के साथ एटीपी में एक शुगर होता है बेटे, और इस शुगर का नाम है, मैं यहां सिंपली बना रहा हूं बेटे, इस शुगर का नाम है राइबोस शुगर, और इसकी केमिकल फॉर्मूला C5H10O5 है। रिमेंबर बेटे, इस शुगर के साथ अगर एक फास्फोरस ऐड है तो ये बन गया एडेनोसिन मोनोफॉस्फेट, यानी यहां तक यहां इसको एडेनोसिन कहते हैं। शाबाश, बातों को समझना। एडेनोसिन, इसको न्यूक्लियोसाइड कहते हैं, लेकिन जब इसको फास्फोरस ऐड किया जाएगा ये बनेगा एडेनोसिन मोनोफॉस्फेट। अगर एक और फास्फोरस ऐड होगा बेटे ये बनेगा एडेनोसिन डाइफॉस्फेट, लेकिन अगर एक और फास्फोरस ऐड होगा बेटे ये बनेगा एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। राइट, और यही है एटीपी, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। एक न्यूक्लियोटाइड है जिसमें बेटे 3 फॉस्फेट ग्रुप्स है। एक बात और, ये एनर्जी करेंसी ऑफ सेल है। इस एटीपी, एक एटीपी के पास कितनी एनर्जी है? याद रखिए बेटे, इसके पास 8.15 शाबाश किलो कैलोरीज एनर्जी है एक एटीपी के पास। अगर किलो जूल्स के लिहाज से देखें बेटे तो ये है 34 किलो जूल्स की एनर्जी एक एटीपी मॉलिक्यूल के पास। यहां तक क्लियर बेटे? तो मैंने फिलहाल बात की कि ऑक्सीडेशन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की जाती है सेल्स के अंदर विद द हेल्प ऑफ एंजाइम्स टू रिलीज एनर्जी, और वो एनर्जी जो रिलीज होती है वो हीट की फॉर्म में मेजर पोर्शन निकलता है, लेकिन सम पोर्शन इज यूज्ड टू मेक एटीपीज बेटे। और एटीपी जो है ये एक एनर्जी करेंसी ऑफ सेल है। एटीपी को डिस्कवर किसने किया? लोहमैन ने। लेकिन एटीपी एक साइकिल के थ्रू बनता है, यानी पहले होता है एएमपी, उसके साथ एक फास्फोरस और जुड़ता है वो बनता है एडीपी, उसके साथ एक और फास्फोरस जुड़ता है वो बनता है एटीपी, फिर एटीपी को कंज्यूम किया जाता है वापस बनता है एडीपी एंड पीआई। राइट, तो ये साइकिल जो है इसको एटीपी साइकिल कहते हैं। ये फ्रिज लिपमैन ने ये साइकिल दिया। फिर मैंने कहा बेटे कि एटीपी एक्चुअली है क्या? ये एक्चुअली एक शाबाश न्यूक्लियोसाइड है जिसका नाम है एडेनोसिन। और न्यूक्लियोसाइड में होता क्या है? एक तो नाइट्रोजनस बेस जो यहां एडेनिन है, और होता है शुगर, पेंटोज शुगर यानी 5 कार्बन कंटेनिंग शुगर, और उसके साथ 3 फॉस्फेट ग्रुप्स अटैच्ड होते हैं, इसलिए ये बनता है एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। एक एटीपी के पास कितनी एनर्जी है? ये 8.15 किलो कैलोरीज है, लेकिन अगर किलो जूल्स के लिहाज से देखें तो 34 किलो जूल्स की एनर्जी इसके पास होती है। एक पॉइंट और मैं आपको क्लियर करूं, रेस्पिरेशन में जो ये एनर्जी रिलीज है बेटे, ये एनर्जी रिलीज एक ही पॉइंट पे नहीं निकलता, बल्कि मैं कहूं कि एनर्जी रिलीज जो है, शाबाश, एनर्जी रिलीज बेटे ये है स्टेप वाइज। शाबाश, क्या है वो? दैट मीन्स एक ही पॉइंट पे एनर्जी नहीं निकलेगी, बल्कि एनर्जी जो निकलेगी वो स्टेप बाय स्टेप निकलेगी। एक स्टेप पे फिर कुछ रिएक्शंस होगी, फिर एनर्जी निकलेगी, फिर कुछ रिएक्शंस होगी, फिर एनर्जी निकलेगी। इसको कहते हैं स्टेप वाइज रिलीज ऑफ एनर्जी। राइट, तो फिलहाल हमने डिफाइन किया व्हाट इज रेस्पिरेशन। मैंने रेस्पिरेशन को डिफाइन किया कि रेस्पिरेशन इज एक्चुअली ऑक्सीडेशन ऑफ फूड। और याद रखिए बेटे, अगर ये ऑक्सीडेशन ऑफ फूड है यानी फूड को ब्रेक किया जाता है, तो हेंस रेस्पिरेशन जो है ये कैसी प्रोसेस है? इज इट एन एनाबॉलिक प्रोसेस और कैटाबॉलिक प्रोसेस? सर, इट इज ए कैटाबॉलिक प्रोसेस। रेस्पिरेशन क्या है बेटे? कैटाबॉलिक प्रोसेस। और इस कैटाबॉलिक प्रोसेस में एनर्जी रिलीज की जाती है सेल्स के अंदर विद द हेल्प ऑफ एंजाइम्स, एंड दैट एनर्जी उसका एक पोर्शन ट्रैप किया जाता है इन द फॉर्म ऑफ एटीपीज, जिसको हम एनर्जी करेंसी ऑफ सेल कहते हैं।
याद रखिए बेटे, रेस्पिरेशन में एक्चुअली दो प्रोसेसेस इन्वॉल्व होते हैं। जब हम बात करते हैं बेटे रेस्पिरेशन की, व्हेन वी टॉक अबाउट द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन, इस रेस्पिरेशन की प्रोसेस में दो सब प्रोसेसेस इन्वॉल्व होते हैं। एक प्रोसेस का नाम है दैट इज कॉल्ड एज ब्रीदिंग। इसको क्या कहते हैं? शाबाश, इट इज कॉल्ड एज ब्रीदिंग। इसको हम ब्रीदिंग कहेंगे या इसको हम कह सकते हैं गैसियस एक्सचेंज। शाबाश, क्या? गैसियस एक्सचेंज। या चलिए मैं इसको ब्रीदिंग नाम दूं या मैं नाम दूं, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। ओके बेटे, व्हाट इज एक्सटर्नल रेस्पिरेशन या ब्रीदिंग? ये सिंपली है बेटे ऑर्गेनिज्म और उसके एनवायरनमेंट के दरमियान गैसियस एक्सचेंज। मैं इसको सिंपली लिखूं, इट इज गैसियस एक्सचेंज। किस किस के बीच में बेटे? शाबाश, गैसियस एक्सचेंज बिटवीन ऑर्गेनिज्म वर्सेस एनवायरनमेंट, राइट? ऑर्गेनिज्म और एनवायरनमेंट के दरमियान गैसियस एक्सचेंज का होना बेटे, इट इज कॉल्ड ब्रीदिंग। और आप लोगों को मालूम होगा बेटे, अगर हम बात करें एनिमल्स की, अगर हम बात करें किन की? एनिमल्स की। उन एनिमल्स के पास इस ब्रीदिंग करने के लिए डेफिनेट ऑर्गन्स होते हैं। लाइक हमारे पास बच्चे लंग्स होते हैं, और अगर फिशेस की बात करें उनके पास गिल्स है। शाबाश, क्या है? दैट मीन्स एनिमल्स के पास डेफिनेट ऑर्गन्स फॉर ब्रीदिंग या एक्सटर्नल रेस्पिरेशन के लिए होते हैं। लेकिन व्हेन वी टॉक अबाउट द प्लांट्स, जब हम बात करते हैं बेटे किन की? व्हेन वी टॉक अबाउट प्लांट्स, टेक्स्ट बुक पे ये पॉइंट आपको मिलेगा। जब हम प्लांट्स की बात करेंगे तो प्लांट्स के पास लिखा है नो डेफिनेट रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स। इनके पास डेफिनेट रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स नहीं है, राइट? और टेक्स्ट बुक ने लिखा है क्यों नहीं है, इसका कोई डेफिनेट आंसर नहीं है, लेकिन फिर उसको एक्सप्लेन किया गया थोड़ा सा। क्या अगर हम बात करें प्लांट्स में क्यों नहीं है डेफिनेट रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स, इसकी बात टेक्स्ट बुक ने एक पैराग्राफ के रूप में बेटे एक्सप्लेन करने की कोशिश की। पहली बात कि प्लांट्स में एनर्जी नीड जो है, शाबाश, क्या? एनर्जी नीड जो है वो है लेस। अगर एनर्जी नीड लेस है, बताओ इनको कितना ऑक्सीजन चाहिए? कम ऑक्सीजन, और वो कम ऑक्सीजन डिफ्यूजन प्रोसेस के थ्रू भी जा सकता है, यानी उसके लिए डेफिनेट ऑर्गन्स बनाने की जरूरत नहीं है। पहली बात। दूसरी बात जो है कि जब प्लांट्स की बात करें, अगर एक प्लांट को हम देखें इसमें डेफिनेट ऑर्गन्स नहीं है, लेकिन प्लांट का हर कोई पार्ट अपनी रिक्वायरमेंट ऑफ ऑक्सीजन खुद फुलफिल करता है। मतलब मेरा हाथ जो है ये ऑक्सीजन नहीं ले सकता है, मुझे ऑक्सीजन लेने के लिए लंग्स दिए गए। दैट मीन्स हम बताएंगे एनिमल्स में हर कोई बॉडी पार्ट जो है वो अपनी ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट को फुलफिल नहीं करता, लेकिन प्लांट्स की बात जब करते हैं तो एवरी पार्ट टेक्स केयर ऑफ इट्स ऑन ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट। ये दूसरी बात है, राइट? और तीसरी बात कि अगर हम बात करें प्लांट्स की, एक वुडी प्लांट की जब बात करते हैं जिसको ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है बेटे, उस वुडी प्लांट का जो मेजर बल्क होता है अंदर से वो डेड होता है, इसलिए उसको रेस्पिरेशन की जरूरत नहीं होती। जो बाहर की लेयर्स होती है वो इन कांटेक्ट होते हैं एटमॉस्फेयर के साथ, और एटमॉस्फेयर का ऑक्सीजन इजीली उन लेयर्स में पहुंचता है बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन। दैट मीन्स मैं अगर बात करूं वुडी प्लांट की बात करूं जहां पे हमें लगता है कि इसको होने चाहिए थे ऑर्गन्स फॉर रेस्पिरेशन, लेकिन वहां हम देखते हैं इंटीरियर जो उसका होता है, इंटीरियर होता है उसका क्या? डेड। और जो
आउटर लेयर्स होती है, सरफेस लेयर्स, दे आर इन कांटेक्ट विद एयर, राइट। ओके बेटे, अब आपके पास ये पॉइंट भी आया होगा कि अगर हर कोई बॉडी पार्ट प्लांट्स में अपनी रिक्वायरमेंट फुलफिल करता है, लेकिन क्या कोई पोर है प्लांट्स के पास? यस बेटे, प्लांट्स के पास जो होते हैं वो स्ट्रक्चर्स, वो पोर्स जिनके थ्रू वो ऑक्सीजन को अंदर लेते हैं, उनको हम कहते हैं बेटे स्टोमेटा, जो ज्यादातर प्रेजेंट होते हैं लीव्स के ऊपर। और याद रखिए, प्लांट्स में और भी लेंस शेप्ड ओपनिंग्स होते हैं, शाबाश, जिनको हम कहते हैं लेंटिसल्स। क्या कहते हैं? लेंटिसल्स। और लेंटिसल्स यूजुअली होते हैं बेटे किनके पास? वुडी स्टेम्स के पास होते हैं, राइट। यहां तक मैंने पहली प्रोसेस रेस्पिरेशन में दो सब प्रोसेसेस इन्वॉल्व होती है। पहली जो है बेटे दैट इज ब्रीदिंग या एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, लेकिन दूसरी जो है दैट इज कॉल्ड बेटे द सेकेंड वन इज दैट इज इंटरनल रेस्पिरेशन। शाबाश, क्या? इट इज कॉल्ड इंटरनल रेस्पायरेशन, रेस्पायरेशन, या इट इज ऑल्सो कॉल्ड सेल्यूलर रेस्पिरेशन। इसको क्या बताते हैं? इट इज ऑल्सो कॉल्ड सेल्यूलर रेस्पायरेशन। याद रखिए बेटे, इसी सेल्यूलर रेस्पिरेशन में एक्चुअली क्या किया जाता है, जब सेल्स में ऑक्सीजन पहुंच गया पहली प्रोसेस के दौरान, फिर इस सेल्यूलर रेस्पिरेशन के थ्रू क्या किया जाता है बेटे? सेल्यूलर रेस्पिरेशन के थ्रू सेल के अंदर बेटे किसको? फूड को ऑक्सीडाइज किया जाता है। फूड को क्या किया जाता है? इट इज ऑक्सीडाइज्ड, यानी इट इज ब्रोकन डाउन। और ऑक्सीडाइज्ड किन की वजह से बेटे? शाबाश, एंजाइम्स की वजह से। और याद रखिए बेटे, इसी प्रोसेस के थ्रू क्या निकलता है? एनर्जी। एंड दैट एनर्जी का एक पोर्शन हम कंजर्व करते हैं इन द फॉर्म ऑफ, शाबाश, इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। अब देखिए, रेस्पिरेशन की डेफिनेशन कवर हो गई बेटे। क्या फूड की हो रही है ऑक्सीडेशन? कहां हो रही है? सेल के अंदर। किन की वजह से हो रही है? एंजाइम्स की वजह से। और किस टारगेट के लिए हो रही है? टू रिलीज एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपीज। दैट मीन्स ये है रेस्पिरेशन की प्रोसेस में दो इन्वॉल्व होते हैं, एक है ब्रीदिंग एंड द सेकंड वन इज दैट इज द एक्सटर्नल रेस्पिरेशन और सेल्यूलर रेस्पिरेशन। अब हम आते हैं बेटे रेस्पिरेशन में जिस है इस फूड को क्या बताते हैं हम। चलिए नेक्स्ट स्लाइड में आपके सामने ला रहा हूं। दिस इज रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट। व्हाट इज रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट? मैं इधर लिखूं बेटे ऑर्गेनिक फूड। शाबाश, क्या? ऑर्गेनिक फूड, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कैटाबोलाइज्ड, यानी ऑक्सीडाइज्ड या कैटाबोलाइज्ड, जो आप लिखें बेटे कैटाबोलाइज्ड या कहिए बेटे ऑक्सीडाइज्ड किस में? इन रेस्पिरेशन। उनको क्या कहते हैं? उन्हीं को हम नाम देते हैं रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट्स बेटे। याद रखना, इस रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट में कौन कौन आता है? रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट में आता है बेटे, इसमें कार्बोहाइड्रेट्स भी आते हैं। हाइड्रेट्स रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट हो सकते हैं। इसी तरह बेटे फैट्स भी रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट्स हो सकते हैं। प्रोटीन्स भी रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट्स हो सकते हैं। और टेक्स्ट बुक ने लिखा है अंडर सर्टेन कंडीशंस इन प्लांट्स ऑर्गेनिक एसिड्स कैन ऑल्सो एक्ट एज रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट्स। ऑर्गेनिक एसिड से मुराद है मैलिक एसिड, इसी तरह ऑक्सैलोएस्टिक एसिड, इसी तरह अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड, इनकी भी रेस्पिरेशन हो सकती है अंडर सर्टेन कंडीशंस, राइट। लेकिन आपसे पूछा जा सकता है इनमें से कौन रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट नहीं हो सकता है? याद रखिए बेटे, दे कांट बी रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट्स। कौन बेटे? वाइटामिन्स ये नहीं हो सकते हैं, वाइटामिन्स नहीं हो सकते हैं रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट्स। इसी तरह अगर हार्मोन्स की बात करें बेटे, हार्मोन्स ये भी रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट्स नहीं हो सकते हैं। इसी तरह अगर मिनरल्स की बात करें बेटे, ये भी रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट्स नहीं हो सकते हैं, यानी कैल्शियम कांट बी ए रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट। और इसी तरह वाटर जो है ये भी रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट नहीं हो सकता है। दे कांट बी रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट्स बट दे कैन बी रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट, राइट। अब
जब हम रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट की बुनियाद पे बात करते हैं बेटे, तो रेस्पिरेशन को हम डिवाइड करते हैं दो रेस्पिरेशन टाइप्स में, यानी रेस्पिरेशन इज ऑफ टू टाइप्स ऑन द बेसिस ऑफ रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट यूज्ड। याद रखना बेटे, यूजुअली अगर आपसे पूछा जाएगा कि यूजुअली कौन सा रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट प्रेफर किया जाता है बेटे, तो याद रखना कार्बोहाइड्रेट। मैं इधर पॉइंट बनाता हूं, प्रेफर्ड रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट जो है, प्रेफर्ड या मैं कहूं बेटे यूजुअल रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट, रेस्पिरेटरी शाबाश सबस्ट्रेट। याद रखना बेटे, कौन है शाबाश, इज इक्वल कौन है सर, इट इज ग्लूकोज। कौन है शाबाश, इट इज ग्लूकोज। या मैं कहूं अगर ग्लूकोज ऑप्शन नहीं है तो याद रखिए बेटे कार्बोहाइड्रेट्स, और कार्बोहाइड्रेट्स में भी कौन है, दैट इज ग्लूकोज, बिकॉज ग्लूकोज की डायरेक्ट रेस्पिरेशन होती है एंड ग्लूकोज इज इंस्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी। मैं इसको लिखूं बेटे, इट इज इंस्टेंट सोर्स, यानी अभी आपको समझ आएगा कि ये क्यों है इंस्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी। सोर्स ऑफ एनर्जी मतलब जो ही आप ग्लूकोज को लेंगे अपनी बॉडी में, फटाफट आपको एनर्जी मिलेगी, फटाफट एनर्जी मिलेगी, बिकॉज ग्लूकोज डायरेक्टली रेस्पिरेशन में एंटर होता है, लेकिन फैट और प्रोटीन डायरेक्टली रेस्पिरेशन में नहीं एंटर होता है। तो याद रखना, टेक्स्ट बुक ने एक पॉइंट लिखा है क्या, कि फैट्स, प्योर फैट्स एंड प्योर प्रोटीन्स आर नेवर रेस्पायर्ड। तो मैं यहां पॉइंट लिख रहा हूं, शाबाश, प्योर फैट्स एंड प्रोटीन्स आर नेवर रेस्पायर्ड, आर नेवर रेस्पायर्ड। आप कहेंगे सर इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है बेटे नेवर रेस्पायर्ड, इसका मतलब यह है कि प्रोटीन को पहले ब्रेक करना है इनटू अमाइनो एसिड्स, अमाइनो एसिड को ऑर्गेनिक एसिड में, ऑर्गेनिक एसिड को पाइरुवेट में, अब होगी रेस्पिरेशन। और इसी तरह फैट अगर मॉलिक्यूल है, इसको ब्रेक करना है इनटू फैटी एसिड एंड ग्लाइसरॉल, और बाद में फैटी एसिड को थ्रू ए नंबर ऑफ रिएक्शन जिनको बीटा ऑक्सीडेशन कहते हैं, उनके थ्रू ब्रेक किया जाता है एसिटाइल कोएंजाइम ए में, और अब रेस्पिरेशन। और यहां से अगर देखें बेटे, ग्लाइसरॉल को ब्रेक किया जाएगा इनटू ग्लाइसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट में, या पहले उसको कन्वर्ट किया जाएगा डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट में, फिर 3 फॉस्फोग्लाइसरल्डिहाइड में। यही मतलब है कि फैट की रेस्पिरेशन डायरेक्टली हुई नहीं बेटे, उसको पहले ब्रेक करना है फैटी एसिड एंड ग्लाइसरॉल में, फिर उनको कन्वर्ट करना है या DHAP में या फैटी एसिड को एसिटाइल कोएंजाइम, और उसके बाद रेस्पिरेशन होगी। तो ये पॉइंट आपने समझ लिया होगा कि प्योर फैट्स एंड प्रोटीन्स आर नेवर रेस्पायर्ड, इनको रेस्पायर नहीं किया जाता है। और यह भी याद रखिए बेटे, क्या डाइसैकाराइड्स को डायरेक्टली रेस्पायर किया जाता है? नहीं बेटे, आपको एक पॉइंट में और बताऊं एंट्रेंस के लिए। याद रखना बेटे, टेक्स्ट ने लिखा है कि सुक्रोज जो है, सुक्रोज ये है प्रोडक्ट ऑफ, शाबाश, इट इज द प्रोडक्ट ऑफ, ये प्रोडक्ट है ऑफ फोटोसिंथेसिस। किसका? इट इज द प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस। लेकिन रेस्पिरेशन में ये सुक्रोज जब उतरेगा बेटे, इस सुक्रोज ये डाइसैकाराइड है, इस सुक्रोज के ऊपर एक एंजाइम काम करेगा जिसका नाम है बच्चे इनवर्टेस। क्या है? इनवर्टेस। एंड दैट विल ब्रेक दिस सुक्रोज इनटू 2 मोनोसैकाराइड्स। कौन कौन? एक तो ग्लूकोज में और दूसरा बेटे फ्रुक्टोज। और याद रखिए बेटे, ये दोनों एंटर होते हैं ग्लाइकोलाइसिस में, ग्लूकोज नंबर 1 स्टेप पे, और ग्लूकोज के बाद बनेगा ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, फिर बनेगा फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट। ग्लूकोज नंबर 1 पे एंटर होगा ग्लाइकोलाइसिस में, और फ्रुक्टोज जो है ये नंबर 3 पे एंटर होगा ग्लाइकोलाइसिस में। लेकिन दोनों ग्लाइकोलाइसिस में यूज होंगे। रेस्पिरेशन किनकी होती है? मोनोसैकाराइड्स की या डाइसैकाराइड्स की? डायरेक्टली मोनोसैकाराइड्स की, राइट। यहां तक हमने पढ़ा बेटे कि रेस्पिरेटरी, शाबाश, सबस्ट्रेट क्या होते हैं, और रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट की बुनियाद पे हम रेस्पिरेशन को 2 टाइप्स में डिवाइड करते हैं। देखिए बेटे, अगर हम रेस्पिरेशन की बात करें तो ऑन द बेसिस ऑफ रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट, रेस्पिरेशन इज ऑफ 2 टाइप्स। अगर रेस्पिरेशन में यूज किया गया किसको? अगर रेस्पिरेशन की गई बेटे किसकी? कार्बोहाइड्रेट्स की, कार्बोहाइड्रेट्स की, और
फैट्स की बेटे ये चीजें सेल में स्टोर रहते हैं, कौन कौन, कार्बोहाइड्रेट एंड फैट। और अगर इनकी रेस्पिरेशन की जाए बेटे तो इसको कहा जाता है, इट इज कॉल्ड एज फ्लोटिंग रेस्पिरेशन। फ्लोटिंग रेस्पिरेशन क्या है इसका नाम, फ्लोटिंग रेस्पिरेशन। क्यों, बिकॉज ये चीजें सेल में फ्लोट होते रहते हैं, ये स्टोरेज प्रोडक्ट्स है, ये यहां से वहां जा सकते हैं, ये ना फंक्शन के लिहाज से बंधे हुए हैं और न ये किसी स्ट्रक्चरल कंपोनेंट के साथ बंधे हुए हैं, यानी ये स्टोरेज प्रोडक्ट्स है, इसलिए इसको फ्लोटिंग रेस्पिरेशन बताया जाता है, राइट। लेकिन अगर रेस्पिरेशन होती है बेटे किन की, अगर रेस्पिरेशन होती है प्रोटीन्स की, तब जाके इस रेस्पिरेशन को नाम दिया जाता है प्रोटोप्लाज्मिक रेस्पिरेशन। शाबाश, क्या, प्रोटोप्लाज्मिक रेस्पिरेशन इसका नाम दिया जाता है तब, प्रोटोप्लाज्मिक रेस्पिरेशन। आप कहेंगे सर इसको क्यों प्रोटोप्लाज्मिक नाम दिया गया, बिकॉज बेटे ये प्रोटीन्स जो है या ये प्रोटीन्स स्ट्रक्चर बनाते हैं, शाबाश, क्या, स्ट्रक्चरल कंपोनेंट होते हैं, यानी या ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन का कोई कंपोनेंट होगा या कोई और कंपोनेंट इन्होंने बनाया होगा, स्ट्रक्चर बनाया होगा, स्ट्रक्चरल कंपोनेंट होगा, या ये प्रोटीन्स हो सकते हैं, काम करते होंगे एज एंजाइम, जिनको हम कहेंगे ये फंक्शनल कंपोनेंट काम करते होंगे, फंक्शनल कंपोनेंट काम करते होंगे बेटे एज, राइट। आपसे एक क्वेश्चन बेटे, शाबाश, क्वेश्चन ये है कि अगर इनको कंज्यूम किया जाएगा क्या सेल को कोई नुकसान है, नहीं सर सेल को कोई नुकसान नहीं, लेकिन अगर प्रोटीन्स को यूज किया जाएगा सेल का क्या खत्म होगा, स्ट्रक्चर, या क्या होगा, फंक्शनल कंपोनेंट, एंजाइम खत्म होगा, और जब एंजाइम खत्म होगा, एंजाइम्स आर प्रोटीन्स, जब एंजाइम खत्म तब जाके मेटाबॉलिज्म नहीं चलने वाला। सर हमें समझ आया कि ये एनर्जी जो है, ये रेस्पिरेशन जो है यही एक्चुअली सेल में होती है, लेकिन ये वाली रेस्पिरेशन सेल के लिए डेंजरस है। मैं इधर पॉइंट लिखूं क्या, प्रोटीन रेस्पिरेशन, शाबाश, प्रोटीन रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन इज डेंजरस। क्या है ये बेटे, शाबाश, डेंजरस। आपसे पूछा जाएगा क्यों, बिकॉज एक वजह ये है कंज्यूम्स क्या कंज्यूम करती है, स्ट्रक्चरल प्लस फंक्शनल कंपोनेंट, स्ट्रक्चरल प्लस क्या, शाबाश, फंक्शनल कंपोनेंट्स को ये खत्म करती है, राइट। लेकिन दूसरे साइड से जब प्रोटीन को रेस्पायर किया जाएगा एक और प्रॉब्लम हो सकती है। आप कहेंगे सर वो क्या, बेटे प्रोड्यूसेस टॉक्सिक अमोनिया। इसकी वजह से जब प्रोटीन को रेस्पायर करना होता है तो पहले ही इसको कन्वर्ट करना होता है एमाइनो एसिड में, और एमाइनो एसिड बनने के बाद बेटे एमाइनो एसिड को डीएमाइनेट किया जाता है, यानी एमाइन ग्रुप दूर किया जाता है, तो उस प्रोसेस को डीएमाइनेशन कहते हैं। तो इसकी वजह से प्रोटीन की रेस्पिरेशन की वजह से क्या बनेगा बेटे, सर इसकी रेस्पिरेशन की वजह से बनेगा अमोनिया, प्रोड्यूसेस अमोनिया, अमोनिया एंड रिमेंबर दिस अमोनिया जो है ये होता है सेल के लिए बेटे क्या, टॉक्सिक टू सेल, टॉक्सिक टू सेल। तो याद रखिए यहां तक मैंने बात की बेटे किसकी, आई टॉक्ड अबाउट द रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट। रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट कौन हो सकता है, उसकी बुनियाद पे क्या हम रेस्पिरेशन को नाम देते हैं। चलिए बेटे हम नेक्स्ट पॉइंट की जानिब आ रहे हैं। यहां पे ये टेक्स्ट पे एक डायग्राम है, आप इस पे नजर डाल सकते हैं कि रेस्पिरेशन फैट की भी प्रोटीन की भी होगी, लेकिन पहली रेस्पिरेशन का जो चॉइस होता है वो होता है कार्बोहाइड्रेट। बेटे आप गौर कर सकते हैं इस पे, रेस्पिरेशन की पहली चॉइस जो है वो है बेटे क्या, शाबाश, कार्बोहाइड्रेट चॉइस होती है रेस्पिरेशन की। देखिए कार्बोहाइड्रेट्स को इसको ग्लूकोज में कन्वर्ट किया जाता है, फिर ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, फिर फ्रुक्टोज 6 बिस फॉस्फेट, फिर उसके बाद ये रेस्पिरेशन चल रही है यहीं से बेटे। लेकिन फैट की रेस्पिरेशन यहां से नहीं है, फैट को पहले फैटी एसिड एंड ग्लाइसरॉल में, फिर फैटी एसिड को लिया जाता है थ्रू ए नंबर ऑफ रिएक्शंस से इनटू एसिटाइल कोएंजाइम ए बेटे, कहां, एसिटाइल कोएंजाइम ए, और एसिटाइल कोएंजाइम ए के आगे ये रेस्पिरेशन है, यहां से लेके यहां तक रेस्पिरेशन नहीं है। और आप देखिए ग्लाइसरॉल को थ्रू ए नंबर ऑफ रिएक्शंस कन्वर्ट किया गया किस में, एक कंपाउंड में जिसको हम DHAP कहते हैं, डाई हाइड्रोक्सी
स्टोन फॉस्फेट, और यहां से आगे ये है रेस्पिरेशन, यहां तक रेस्पिरेशन नहीं है ये। अब यहां से देखिए प्रोटीन्स को एमाइनो एसिड्स में, और उसके बाद इनको यहां पे एक प्रोसेस किया जाता है, दैट्स कॉल्ड डीअमाइनेशन। व्हाट्स दैट कॉल्ड बेटे? शाबाश, डीअमाइनेशन। और इस डीअमाइनेशन से अमाइनो एसिड से अमाइन ग्रुप दूर किया जाता है, और ये कन्वर्ट होते हैं पहले बेटे किस में? इनटू ऑर्गेनिक एसिड्स। किस में? ऑर्गेनिक एसिड्स। और ऑर्गेनिक एसिड्स को कन्वर्ट किया जाता है पायरुविक एसिड। अब रेस्पिरेशन है, यहां से यहां तक रेस्पिरेशन नहीं है। यही मैंने कहा था कि प्योर प्रोटीन्स एंड प्योर फैट्स रेस्पायर नहीं होते। और याद रखिए, अगर कार्बोहाइड्रेट भी डाइसैकराइड है या पॉलीसैकराइड, उसकी भी डायरेक्ट रेस्पिरेशन, लेकिन अगर मोनोसैकराइड है, मिसाल ग्लूकोज है, तो उसकी रेस्पिरेशन डायरेक्टली हो सकती है। आप एक पॉइंट यहां से निकाल रहे हैं अपने एंट्रेंस के लिए बेटे, क्या? आप देखिए रेस्पिरेशन चाहे प्रोटीन की हो, चाहे कार्बोहाइड्रेट की हो, चाहे शाबाश फैट की हो बेटे, ये देखिए ये कंपाउंड जो है इसका नाम है एसिटाइल कोएंजाइम ए, यानी एसिटाइल ग्रुप कोएंजाइम ए के साथ जुड़ा हुआ है। आप कहेंगे सर कोएंजाइम ए क्या है? कोएंजाइम ए एक सल्फर कंटेनिंग प्रोटीन है, उसी के साथ जब एसिटाइल ग्रुप अटैच्ड है तो यह बनेगा एसिटाइल कोएंजाइम ए। बेटे मैं इधर लिखूं इसके बारे में, इस एसिटाइल कोएंजाइम ए कॉमन टू द रेस्पिरेशन ऑफ फैट, कार्बोहाइड्रेट्स एंड प्रोटीन्स। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हमारे लिए, मैं इधर लिखूं बेटे, शाबाश, एसिटाइल CoA is common to the respiration of carbohydrates, proteins and fats। ये बात याद रखिए बेटे, ओके। चलिए और आगे चलते हैं। देखिए बेटे नेक्स्ट टॉपिक हमारा आता है इसमें रेस्पिरेटरी कोशेंट। व्हाट इज रेस्पिरेटरी कोशेंट आपसे पूछा जाएगा। रेस्पिरेटरी कोशेंट सिंपली बेटे है, शाबाश, रेस्पिरेशन जब हम पढ़ते हैं, रेस्पिरेशन में हम यूज करते हैं ऑक्सीजन और निकलता है कार्बन डाइऑक्साइड। तो अगर इनका रेशो आप देखें, उस रेशो को हम कहते हैं रेस्पिरेटरी कोशेंट। रेस्पिरेटरी कोशेंट जो है इसको हम डिनोट करते हैं बेटे RQ से, राइट, RQ से, और इसको मेजर किया जाता है एक इंस्ट्रूमेंट से जिसका नाम है गैनॉन्स रेस्पिरोमीटर। गैनॉन्स, शाबाश, गैनॉन साइंटिस्ट है, गैनॉन्स रेस्पायरोमीटर। चूंकि ये वन शॉट क्लास है बेटे, राइट, इसमें इसको मैं नहीं बता सकता, यहां पे सिर्फ मैं बताऊं ये एक इंस्ट्रूमेंट है जो नाप रही है कि यहां से हमने कितना ऑक्सीजन दिया और वहां से कितना कार्बन डाइऑक्साइड किसी लिविंग सेल या लिविंग ऑर्गेनिज्म ने इवॉल्व किया, राइट। RQ इट मींस रेस्पिरेटरी कोशेंट, इट इज मेजर्ड बाय रेस्पायरोमीटर। याद रखना बेटे, ये जो RQ है इसकी सिग्निफिकेंस क्या है? ये शो करता है टाइप ऑफ रेस्पिरेशन। शाबाश, क्या? टाइप ऑफ रेस्पिरेशन को ये शो करेगा। दूसरी बात, ये ऑल्सो ये बताता है कि कौन सी चीज, शाबाश, उस ऑर्गेनिज्म में या उस सेल में रेस्पायर होती है, यानी रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट कौन सी चीज है। वो इट गिव्स इंफॉर्मेशन ऑल्सो अबाउट द टाइप ऑफ रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट बीइंग रेस्पायर्ड, ये इसके मुतालिक भी हमें रेस्पायर्ड। और तीसरी बात बेटे याद रखिए, अगर रेस्पिरेशन होती है प्रोटीन्स की बेटे, तो इसका मतलब उस ऑर्गेनिज्म या सेल में एग्जॉस्ट हो चुके हैं कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स, और इसलिए हम उस वक्त कहते हैं कि ये ऑर्गेनिज्म जो है ये एनर्जेटिकली स्टार्व्ड है। दैट मीन्स ये ऑल्सो हमें देता है एनर्जी, इंफॉर्मेशन देता है अबाउट एनर्जी स्टेटस ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, एनर्जी स्टेटस ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। शाबाश, अगर ये पॉइंट समझ नहीं आया, अभी आपको ये समझ आएगा। आप याद रखिए, ये मैंने सिग्निफिकेंस RQ की दी बेटे। अब देखिए मैंने RQ को डिफाइन किया कि RQ जो है, शाबाश, क्या है? ये है अमाउंट कहिए या वॉल्यूम कहिए, वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, शाबाश,
evolved in respiration, evolved in respiration, respiration to the volume of O2 used in respiration. इस रेशियो को बताते हैं आरक्यू. ओके बेटे, अब हम पहले बात करेंगे एरोबिक रेस्पिरेशन की. वी विल टॉक अबाउट द एरोबिक रेस्पिरेशन. एरोबिक रेस्पिरेशन में क्या आरक्यू मिल सकता है हमें, राइट? चलिए एरोबिक रेस्पिरेशन देखिए बेटे, अगर मैं ले रहा हूं कार्बोहाइड्रेट, अगर कार्बोहाइड्रेट मैं ले रहा हूं एज रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट, तो जो रेस्पिरेशन की रिएक्शन कार्बोहाइड्रेट के लिए है वो आप सभी को मालूम है, दैट इज C6H12O6, राइट, प्लस 6 टाइम्स O2, इट विल गिव, शाबाश, क्या एंजाइम्स यहां है, ये तो बात अंडरस्टूड है आप, और इट विल गिव 6 टाइम्स कार्बन डाइऑक्साइड प्लस बेटे इट विल गिव, शाबाश, 6 टाइम्स कार्बन डाइऑक्साइड, इट विल गिव 6 टाइम्स H2O, और प्लस बेटे निकलेगी एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ ATP एंड हीट, राइट. मुझे आरक्यू निकालना है. आरक्यू आएगा बेटे इसका क्या, 6 डिवाइडेड बाय ये वाला 6 बेटे, दैट इज इक्वल टू 1. वो आरक्यू कार्बोहाइड्रेट का क्या है, कार्बोहाइड्रेट्स का आरक्यू होता है बेटे 1, राइट. ओके बेटे, अगर फैट है हमारे पास एज रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट, टेक्स्ट बुक ने एक फैट लिया है ट्राइपामिटिन, इसकी फॉर्मूला अगर हम देखें बेटे वो है C51H98O6, राइट बेटे. इस ये क्वेश्चन आया, इसका नाम है ट्राइपामिटिन. क्या है, ट्राइपामिटिन. बेटे इधर मैं डालता हूं 145 टाइम्स ऑक्सीजन और प्लस, शाबाश, और यहां पे देखिए बेटे हमें मिलेगा क्या, वी विल गेट 102 टाइम्स कार्बन डाइऑक्साइड प्लस 98 टाइम्स वाटर हमें मिलेगा, वाटर मिलेगा, और प्लस बेटे वी विल गेट एनर्जी एज हीट एंड ATPs. आप देखिए आरक्यू निकालने की कोशिश करेंगे. आरक्यू इसका होगा बेटे, दैट इज 102 डिवाइडेड बाय 145 एंड इट विल कम इक्वल टू 0.7. गो आरक्यू जो होता है फैट्स का, पर्टिकुलरली याद रखना बेटे ट्राइपामिटिन का, ये यहां पे 145 है, इसको याद रखना बेटे, इसको याद रखना यहां पे. ओके 145 है ये, राइट. तो फैट का क्या है, कार्बोहाइड्रेट का क्या है. अब इसके बाद हम जल्दी जल्दी देखेंगे कि बाकी का क्या होगा. शाबाश, अगर हम बात करें प्रोटीन्स की एरोबिक रेस्पिरेशन होती है बेटे, इनका आरक्यू जो होता है दैट इज, इनका आरक्यू वो होता है 0.9. गो फैट्स और प्रोटीन्स का लेस देन 1 होता है. अगर ऑर्गेनिक एसिड्स का रेस्पिरेशन किया जाएगा, यानी उनका आरक्यू उस वक्त लिया जाएगा, दैट विल बी ग्रेटर देन 1, दैट विल बी, शाबाश, आरक्यू होता है ग्रेटर देन 1. इसी तरह अगर आरक्यू लिया जाएगा बेटे किसका, मिक्स्ड डाइट का, वो इनका मजमुआ होगा बेटे, यानी आरक्यू, शाबाश, किसका, ऑफ मिक्स्ड डाइट. बताओ बेटे मिक्स्ड डाइट में क्या क्या, उसमें कार्बोहाइड्रेट भी होगा, प्रोटीन भी होगा और फैट भी होगा. तो याद रखिए मैं 1 प्लस ये कार्बोहाइड्रेट का, ये फैट का बेटे, और ये बेटे प्रोटीन का, राइट. और मीन मुझे निकालना है, मैं डिवाइड 3 से करूं, ये निकलेगा 0.85 के बराबर, राइट. वो मिक्स्ड डाइट का भी लेस देन 1 होता है. अगर आपको आरक्यू बेटे, शाबाश, आरक्यू अगर आपको पूछा जाएगा सिटारवुड पर्सन का, सिटारवुड पर्सन का, यानी सिटारवुड पर्सन का मतलब, सिटारवुड पर्सन का, सिटारवुड पर्सन का मतलब है बेटे जिसमें प्रोटीन्स रेस्पायर होंगे, उसका आरक्यू क्या होगा, शाबाश, दैट विल बी लेस देन 1 बिकॉज प्रोटीन्स आर बीइंग रेस्पायर्ड, राइट.
प्रोटीन्स की वजह से, प्रोटीन्स आर बीइंग रेस्पियर्ड। मैं एनारोबिक रेस्पिरेशन की बात करूं बेटे, ध्यान देना, अगर एनारोबिक रेस्पिरेशन की बात करें आरक्यू की, एनारोबिक रेस्पिरेशन, तो वहां का आरक्यू क्या निकलेगा? ये देखिए बेटे, एनारोबिक रेस्पिरेशन है C6H12O6। क्या कुछ ऑक्सीजन यूज होता है? नहीं, एनारोबिक रेस्पिरेशन में नहीं। तो यहां से निकलता है 2 मरतबा कार्बन डाइऑक्साइड बेटे, और 2 मरतबा निकलता है C2H5OH, इथेनॉल निकलता है, और प्लस बेटे एनर्जी निकलती है एज हीट एंड एटीपीज, राइट? तो आरक्यू दीजिए, शाबाश सर, आरक्यू आएगा दैट विल बी 2 डिवाइडेड बाय 0। एनीथिंग डिवाइडेड बाय 0 इज इंफिनिटी। गो आरक्यू, शाबाश, का किसका? एनारोबिक रेस्पिरेशन का आरक्यू क्या है? दैट इज इंफिनिटी। आप अब देखिए बेटे, सिग्निफिकेंस पे वापस आइए। अगर इंफिनिटी आपको आता है आरक्यू, आप क्या बताएंगे? एनारोबिक रेस्पिरेशन हो रहा है। अगर आरक्यू 1 आया, 0.9 आया, 0.7 आया, या ग्रेटर देन 1 आया बेटे, आप क्या बताएंगे? उस वक्त एरोबिक रेस्पिरेशन होती है। लेकिन अगर आरक्यू आया, शाबाश, अगर आरक्यू इंफिनिटी नहीं आया, कुछ और आया, तो उस वक्त आप कहेंगे एरोबिक रेस्पिरेशन हो रही है। लेकिन अगर एरोबिक रेस्पिरेशन में 1 आया, आप क्या कहेंगे? किसकी रेस्पिरेशन हो रही है? कार्बोहाइड्रेट की। अगर आरक्यू आपको आया 0.7, बताओ सेल्स के अंदर रेस्पायर क्या हो रहा है? फैट। यही तो मैंने कहा कि आरक्यू आपको पहली इंफॉर्मेशन अबाउट टाइप ऑफ रेस्पिरेशन देता है, और यह आपको रेस्पिरेशन देता है किसके बारे में? कि कौन सा रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट रेस्पायर हो रहा है। और अगर आरक्यू आया आपको, शाबाश, 0.9, तो यह आपको बताता है कि ऑर्गेनिज्म जो है ये सेटारवुड है। अगर 1 आया तो वो कहता है कि नहीं, इसमें कार्बोहाइड्रेट बहुत है, इसलिए ये एनर्जेटिकली रिच है। ये हो गया बेटे आरक्यू, आरक्यू की सिग्निफिकेंस। अब हम आते हैं एक और पॉइंट पे, चलिए ध्यान दीजिए बेटे, रेस्पिरेशन की बात जब करते हैं, रेस्पिरेशन 2 तरह की होती है। 2 तरह की होती है कि ऑक्सीजन यूज होता है या ऑक्सीजन रेस्पिरेशन में यूज नहीं होता है। तो उस बुनियाद पे रेस्पिरेशन 2 तरह की है बेटे। वन इज कॉल्ड एज एरोबिक रेस्पिरेशन एंड सेकंड इज कॉल्ड एज एनएरोबिक रेस्पिरेशन। ध्यान देना बेटे, एक है एरोबिक रेस्पिरेशन एंड सेकंड इज एनारोबिक रेस्पिरेशन। गौर करना, वी हैव वन टाइप एज एरोबिक रेस्पिरेशन, aerobic respiration, and the second type goes as anaerobic respiration, anaerobic respiration। ओके बेटे, मैं आपको इक्वेशन दूं, यानी इसकी रिएक्शन क्या है? इट इज C6H12O6 बेटे, राइट, प्लस 6 टाइम्स O2, और यहां पे बेटे एंजाइम्स है, एंजाइम्स है। इधर देखिए बनेगा 6 टाइम्स कार्बन डाइऑक्साइड प्लस 6 टाइम्स वाटर निकलेगा, और प्लस बेटे 38 टाइम्स हमारी टेक्स्ट ने लिखा है एटीपीज निकलेंगे, राइट। यहां की जब बात करते हैं तो इट इज C6, इट इज H12, इट इज O6 प्लस बेटे नथिंग, ओके। henceforth we will get directly as 2 times carbon dioxide plus 2 times we will get C2H5OH यानी इथेनॉल, and plus we will get 2 times ATP। आपके सामने सारी चीजें आ गई बेटे, शाबाश। ये रेस्पिरेशन किसकी प्रेजेंस में हो रही है? दैट मीन्स ऑक्सीजन, ऑक्सीजन यूज्ड। बाकी बातें जो कॉम्प्लेक्स है वो मैं बाद में कर सकता हूं, फिलहाल याद रखे बेटे ऑक्सीजन इसमें यूज होता है। दूसरी बात बेटे, इसमें कंप्लीट ब्रेकडाउन इन 6 बॉन्ड्स ऑफ कार्बन, ये ग्लूकोज के जो ये 6 बॉन्ड्स है, यानी 6 कार्बन एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, इनको ब्रेक किया जाता है पूरी तरह, और इनको रिलीज किया गया, अलग अलग किया गया, और फिर रिलीज किया गया एज कार्बन डाइऑक्साइड। तो मैं लिखूंगा कंप्लीट ऑक्सीडेशन, शाबाश, क्या इसकी कंप्लीट ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन होती है। तीसरी बात बेटे, इसमें दोनों प्रोडक्ट जो आप देखते हैं, ये और ये दो बोथ प्रोडक्ट्स, वो है बेटे, ये है H2O, बोथ प्रोडक्ट्स आर इनऑर्गेनिक, बोथ, शाबाश, प्रोडक्ट्स, प्रोडक्ट्स क्या है? शाबाश, आर इनऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक। और वो क्या क्या है? वो है कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। फिर
चौथी बात जो है बेटे, यहां पे एक ग्लूकोज जो है, वन ग्लूकोज की बात करें बेटे, दैट गिव अस टेक्स्ट बुक के लिहाज से 38 एटीपीज। इसके बाद जब इस प्रोसेस की बात करते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन, इसमें एक्चुअली 4 सब प्रोसेसेस होती है। इसमें ग्लाइकोलाइसिस एक प्रोसेस है बेटे, उसके बाद होता है एक और चीज दैट्स कॉल्ड लिंक रिएक्शन, फिर एक और सब प्रोसेस दैट्स कॉल्ड क्रेब्स साइकिल, और उसके बाद बेटे दैट इज कॉल्ड ईटीसी, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। पॉइंट क्लियर करता हूं आपको, ये रेस्पिरेशन जिनमें होगी बेटे उनको कहेंगे हम एरोब्स। क्या कहेंगे? और ये एरोब्स हो सकते हैं या ये हो सकते हैं प्रोकैरियोट्स या यूकैरियोट्स। तो मैं यहां लिखूं बेटे यूजुअली यूकैरियोट्स। क्या है ये? यूजुअली यूकैरियोट्स। लेकिन सम प्रोकैरियोट्स भी एरोबिक रेस्पिरेशन करते हैं। सम प्रोकैरियोट्स यानी प्रोकैरियोट्स होते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म, तो सब माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी ये करते हैं, राइट। आइए बेटे इधर की बात करते हैं। जब यहां की बात करते हैं, ऑक्सीजन यूज ही नहीं होता, ऑक्सीजन नॉट यूज्ड। और याद रखना एक बात कि ऑक्सीजन कहां यूज होता है, ये शाबाश इस आखिरी प्रोसेस ईटीसी में लास्ट स्टेप पे यूज होता है, जिसको हम कहते हैं टर्मिनल ऑक्सीडेंट, और वहां ऑक्सीजन की रिडक्शन होती है, याद रखना बेटे, और उसकी वजह से वाटर बनता है, और उस वाटर को हम कहते हैं मेटाबॉलिक वाटर। ये जो वाटर है ये वही वाटर है जिसको हम कहते हैं मेटाबॉलिक वाटर, ये वो वाटर नहीं जो आप पी रहे हैं, राइट। ओके बेटे, दूसरी बात ऑक्सीजन नहीं यूज होता है। दूसरी बात यहां तो आप देखिए ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ये भी क्या है? ऑर्गेनिक कंपाउंड। अगर वो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड और ये भी ऑर्गेनिक कंपाउंड, आप मुझे बताइए बेटे क्या इसकी पूरी ऑक्सीडेशन हुई है या इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन? तो मैं इधर लिखूं बेटे इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन। शाबाश, क्या? इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन। किसकी? ऑक्सीडेशन ऑफ आरएस। आरएस मींस रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट बेटे। और इसके बाद जब आप बात करते हैं बेटे दोनों प्रोडक्ट्स नहीं बेटे, एक ना एक प्रोडक्ट, एक और टाइप है इसका जिसको हम लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन, वहां लैक्टिक एसिड बनता है जो 3 कार्बन कंपाउंड है, वो भी तो ऑर्गेनिक कंपाउंड, यानी वहां ग्लूकोज होगा ब्रेक इनटू 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ लैक्टिक एसिड। वो एक ना एक प्रोडक्ट ऑर्गेनिक होता ही है। यहां पे है इथेनॉल, वहां पे है लैक्टिक एसिड। मैं इधर लिखूं वन ऑफ द प्रोडक्ट्स, वन मिनट बेटे, वन ऑफ द प्रोडक्ट्स जो है, वन ऑफ द प्रोडक्ट्स इज ऑर्गेनिक। याद रखना कौन? या होगा इथेनॉल या होगा लैक्टिक एसिड, राइट। इसके बाद ये पॉइंट भी याद रखिए, यहां आप कार्बन डाइऑक्साइड देखते हैं 2 मरतबा निकला, लेकिन जब ये ब्रेक होगा एक और टाइप ऑफ एनारोबिक रेस्पिरेशन की वजह से इनटू लैक्टिक एसिड, वहां कार्बन डाइऑक्साइड नहीं निकलेगा। मैं इधर लिखूं CO2 मे और मे नॉट बी रिलीज्ड, राइट, मे नॉट बी रिलीज्ड। ये बात मे और मे नॉट बी रिलीज्ड। और इसके बाद अगर आपसे पूछा जाएगा इसमें क्या होता है, जस्ट इसमें बेटे ग्लाइकोलाइसिस होती है, और ग्लाइकोलाइसिस के बाद पायरुवेट जो है, पायरुवेट बनेगा ग्लाइकोलाइसिस से, उस पायरुवेट को ब्रेक किया जाएगा, पायरुवेट ब्रेकडाउन, राइट, ब्रेकडाउन, पायरुवेट ब्रेकडाउन। जिन ऑर्गेनिज्म्स में ये प्रोसेस होती है उनको कहते हैं हम बेटे क्या? एनारोब्स। क्या कहते हैं? उनको एनारोब्स कहते हैं। और वो एनारोब्स जो है वो है बेटे माइक्रोबस। मोस्टली कौन होते हैं? माइक्रोबस, यानी प्रोकैरियोट्स और माइक्रोबस है वो। लेकिन हमारी सेल्स भी एनारोबिक रेस्पिरेशन तब करती हैं, हमारी मसल सेल्स जब हम हैवी एक्सरसाइज करते हैं उस वक्त हमारी मसल सेल्स में एक तो एरोबिक रेस्पिरेशन भी होती है, लेकिन एडिशनल एनर्जी हासिल करने के लिए वो एनारोबिक रेस्पिरेशन भी करते हैं। दैट मीन्स ऑल्सो इन आवर मसल सेल्स में भी होती है, लेकिन ड्यूरिंग कब? एक्सरसाइज। यहां तक याद रखा बेटे? ओके, ये टॉपिक हो गया हमारा कवर के रेस्पिरेशन के कितने टाइप्स है। शाबाश, रेस्पिरेशन के कितने टाइप्स है? हां, रेस्पिरेशन के कितने टाइप्स है? रेस्पिरेशन के कितने टाइप्स है? 2 टाइप्स, एरोबिक एंड एनारोबिक। एरोबिक एंड एनारोबिक। एक एरोबिक जो है इसके क्या पॉइंट्स है और एनारोबिक के क्या पॉइंट्स है उसको मैंने डिस्कस किया। अब गौर
ये बेटे रेस्पिरेशन की जब बात करते हैं, एरोबिक रेस्पिरेशन, इस एरोबिक रेस्पिरेशन में 4 सब प्रोसेसेस है, ग्लाइकोलाइसिस, लिंक रिएक्शन, Krebs cycle and etc. Okay, now we will look towards the glycolysis. You have a look over the glycolysis. We are moving towards the mechanism of एरोबिक रेस्पिरेशन, राइट। आप ध्यान दीजिए बेटे, मैकेनिज्म ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन में 4 सब प्रोसेसेस है, 4 सब प्रोसेसेस है, सब प्रोसेसेस है। बताइए बेटे क्या क्या सर इसमें है? ग्लाइकोलाइसिस, वी हैव ग्लाइकोलाइसिस, ग्लाइकोलाइसिस, शाबाश। वी हैव लिंक रिएक्शन, okay, we have K cycle as well, and we also have ETC, electron transport chain. ध्यान देना बेटे, अगर ये एक यूकैरियोट है हमारे पास, उधर उस यूकैरियोट में कहां पे ये होगी, और अगर हमारे पास एक प्रोकैरियोटिक एरोब है, उसमें ये प्रोसेसेस कहां होगी, मैं आपको दिखाऊं। ध्यान देना बेटे, ग्लाइकोलाइसिस यहां भी मैं लिख रहा हूं, दूसरी प्रोसेस दैट इज लिंक रिएक्शन, तीसरा है दैट इज द Krebs cycle, and the last that but not the least that is electron transport chain. For example, this is a prokaryotic cell. ये आपके सामने prokaryotic cell है, और ये आपके सामने मान लीजिए बेटे यूकैरियोटिक सेल है। इस यूकैरियोटिक सेल का एक खास फीचर है, दैट इज बेटे प्रेजेंस ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। ये है माइटोकॉन्ड्रिया, और ये मैं बना रहा हूं इसका इनर मेम्ब्रेन, राइट। ग्लाइकोलाइसिस की साइट जो है बेटे वो है साइटोप्लाज्म। क्या है? साइटोप्लाज्म। ध्यान देना बेटे, लिंक रिएक्शन और Krebs साइकिल इनकी साइट है ये बेटे, एंड आप मुझे इसका नाम दे सकते हैं माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स। और अगर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन की बात करें बेटे, दैट इज उसकी साइट है, दैट इज इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। याद रखा, इन 4 प्रोसेसेस, सब प्रोसेसेस की लोकेशन या साइट क्या है, कहां पे होती है। लेकिन प्रोकैरियोट्स का फीचर जो है बेटे, इनमें माइटोकॉन्ड्रिया एब्सेंट है। मैं इधर लिखूं एम्प्टी जो है माइटोकॉन्ड्रिया, वो इनमें क्या है बेटे, दैट इज एब्सेंट। अब देखिए, इनमें लिंक रिएक्शन का कोई मसला नहीं, वो तो साइटोप्लाज्म में ही होगी, साइटोप्लाज्म में ही होगी। लेकिन आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए बेटे, जो Krebs साइकिल, जो सॉरी ग्लाइकोलाइसिस तो साइटोप्लाज्म में, लिंक रिएक्शन भी साइटोप्लाज्म में ही होती है, और Krebs साइकिल भी साइटोप्लाज्म में ही होता। क्यों? बिकॉज इनमें माइटोकॉन्ड्रिया नहीं है। यहां जो एंजाइम्स काम करते हैं लिंक रिएक्शन और Krebs साइकिल में, वो माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में होते हैं यूकैरियोट्स में, लेकिन प्रोकैरियोट्स में वो एंजाइम्स भी होते हैं कहां बेटे, साइटोप्लाज्म में। किस प्रोकैरियोट में? उस प्रोकैरियोट में जो प्रोकैरियोट क्या हो, एरोब हो। और ईटीसी की बात जब आती है प्रोकैरियोट्स में, यानी बैक्टीरिया में, होता है बेटे क्या, इनमें सेल वॉल, और सेल वॉल के अंदर होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। वो होता है टर्न इनटू फोल्डिंग्स, बल्कि इन फोल्डिंग्स, इनवैजिनेशंस बेटे, और इन इनवैजिनेशंस को नाम दिया जाता है क्या, इनको नाम दिया जाता है मीजोसोम। और इसी मीजोसोम में होते हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन का सारा सिस्टम लोकेटेड। वो ईटीसी जो है उसकी साइट है मीजोसोम्स इन केस ऑफ प्रोकैरियोटिक एरोब्स। यहां तक क्लियर बेटे? ओके, अब हम चलते हैं, ये जो 4 सब प्रोसेसेस है, इनमें से पहला सब प्रोसेस दैट इज द ग्लाइकोलाइसिस, दूसरा जो है दैट इज लिंक रिएक्शन, तीसरा Krebs साइकिल, और चौथा जो है दैट इज इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। लेट्स नाउ मूव टू ग्लाइकोलाइसिस। ये देखिए बेटे, आपके सामने ग्लाइकोलाइसिस की प्रोसेस हाजिर है। मैं रिएक्शन उसको पढ़ सकता हूं ऊपर से नीचे की जानिब, ये पहले आपको याद होनी चाहिए। उसके बाद आप फिजियोलॉजी में पहले प्रोसेस को याद करना होता है, उसके बाद रीडिंग करनी होती है कंटेंट का बेटे। तो आप याद रखिए, इट इज ग्लूकोज, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट, फ्रक्टोज 1 6 बिस फॉस्फेट, डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट, 3 फॉस्फोग्लाइसरल्डिहाइड या ग्लाइसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट, उसके बाद 1,3 बिस फॉस्फोग्लाइसरेट, उसके बाद 3 फॉस्फोग्लाइसरेट, उसके बाद 2 फॉस्फोग्लाइसरेट, उसके बाद फॉस्फोइनॉल पाइरुवेट, एंड फाइनली इट इज पाइरुवेट। दिस इज ग्लाइकोलाइसिस। चलिए बेटे, ग्लाइकोलाइसिस पे आते हैं। है क्या सर? इट इज अ ग्रीक वर्ड। ये क्या है? ये ग्रीक वर्ड्स 2 है बेटे, ये ग्रीक वर्ड्स है। एक है ग्लाइकोस,
और ग्लाइकोज का मतलब है शुगर, बिकॉज ग्लूकोज शुगर ही है। और दूसरा है बेटे दैट इज लाइसिस, और लाइसिस का मतलब है स्प्लिटिंग, यानी इस प्रोसेस में स्प्लिटिंग होगी किसकी, शुगर की। और वो यूनिवर्सल शुगर जो होता है जो हर ऑर्गेनिज्म में पाया जाता है दैट इज ग्लूकोज, गो दैट मींस स्प्लिटिंग होगी शुगर की, एंड इस स्प्लिटिंग प्रोसेस को ग्लाइकोलाइसिस बताते हैं। अगर पूरी डेफिनेशन इसकी देखें आप बेटे तो ग्लूकोज हमारे सामने है, ये है बेटे वन मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज, ये 1G है। ध्यान दीजिए बेटे इस वन मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज को 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुविक एसिड में ब्रेक किया जाएगा। ग्लूकोज 6 कार्बन कंपाउंड है और पायरुविक एसिड 3 कार्बन कंपाउंड है। और तो ग्लाइकोलाइसिस को अगर मैं डिफाइन करूं, मैं इसको डिफाइन करूं, इट्स अ प्रोसेस इन विच वन ग्लूकोज मॉलिक्यूल इज कन्वर्टेड इनटू 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुवेट या कहिए पायरुविक एसिड, राइट, पायरुविक एसिड। और याद रखना बेटे पायरुविक एसिड 3 कार्बन कंपाउंड है एंड ग्लूकोज जो है ये 6 कार्बन कंपाउंड। दूसरी बात बेटे ग्लाइकोलाइसिस की साइट मुझे बताइए आप, अभी तो मैंने आपको बताया सर इसकी साइट है साइटोप्लाज्म, राइट। तीसरी बात बेटे ग्लाइकोलाइसिस की इन पाथ ऑफ रिएक्शंस को किस किसने डिस्कवर किया, तो डिस्कवरर्स की बात करते हैं बेटे, डिस्कवर्ड यानी ग्लाइकोलाइसिस वाज डिस्कवर्ड, एक्चुअली इट मींस पाथ ऑफ ग्लाइकोलाइटिक रिएक्शंस वाज डिस्कवर्ड। डिस्कवर्ड जो इनको किया बेटे वो है 3 साइंटिस्ट्स, एक का नाम है एम्डन, EMBDEN, एम्डन ने, और दूसरा साइंटिस्ट उसका नाम है मायरहॉफ, क्या है, मायरहॉफ। और तीसरा साइंटिस्ट जो है उसका नाम है बेटे पारनास, PARNAS, पारनास। यही वजह है इन 3 साइंटिस्ट्स की बुनियाद पे बेटे इस ग्लाइकोलाइसिस को नाम दिया जाता है EMP पाथवे, शाबाश, क्या, EMP पाथवे इट इज कॉल्ड। आप याद रखना बेटे कि ग्लाइकोलाइसिस जो है ये एक लीनियर पाथवे है, मतलब जिसके 2 एंड्स होते हैं, ग्लूकोज एक एंड पे और दूसरे एंड पे पायरुविक एसिड। तो मैं इधर लिख रहा हूं ये एक कौन सा पाथवे है, ये लीनियर पाथवे है, राइट। और इस लीनियर पाथवे में इन्होंने बताया कि देयर आर 10 रिएक्शंस, कितनी रिएक्शंस आप देख सकते हैं बेटे, रिएक्शन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10 रिएक्शंस में 10 एंजाइम्स काम करते हैं बेटे, 10 रिएक्शंस प्लस मैं लिखूं 10 एंजाइम्स, राइट। आपको कभी पूछा जा सकता है ग्लाइकोलाइसिस जो है इसमें क्या है, इसमें 10 स्टेप्स है, 11 स्टेप्स है, क्या है, कितने एंजाइम्स है, ये पूछा जा सकता है। पॉइंट याद रखिए बेटे ग्लाइकोलाइसिस का जो अल्टीमेट प्रोडक्ट है जिसको टेक्स्ट ने लिखा होगा की प्रोडक्ट, वो है पायरुवेट। तो मैं इधर लिखूंगा बेटे कि पायरुवेट जो है, पायरुवेट या कहिए पायरुविक एसिड, एक्चुअली पायरुवेट होता है साल्ट या आयनिक फॉर्म ऑफ एसिड, यानी पायरुविक एसिड का आयनिक या साल्ट फॉर्म है पायरुवेट। और ये है टेक्स्ट बुक के लिहाज से की प्रोडक्ट ऑफ ग्लाइकोलाइसिस, की प्रोडक्ट ऑफ ग्लाइकोलाइसिस। बेटे आपने अभी नोट किया होगा जब मैंने डिफरेंस एरोबिक एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन का दिया, वहां आपने देखा होगा कि ये कॉमन है एरोबिक में भी और एनारोबिक में भी, और इसलिए ग्लाइकोलाइसिस जो है इसको कहा जाता है बेटे यूनिवर्सल पाथवे, या आप इसको कॉमन पाथवे भी बता सकते हैं। मैं इसको फिलहाल बताता हूं बेटे कॉमन पाथवे बिकॉज इट इज कॉमन टू एरोबिक एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन। लेकिन आप मुझे बताइए बेटे क्या ये एरोबिक हो या एनारोबिक हो ऑर्गेनिज्म, और दुनिया में एरोबिक या है एनारोबिक, तो मुझे बताइए हर ऑर्गेनिज्म में है ना ये, इसलिए मैं इसको नाम दे सकता हूं हर ऑर्गेनिज्म में होने के नाते यूनिवर्सल पाथवे, शाबाश, क्या, इट इज कॉल्ड यूनिवर्सल पाथवे। इसलिए टेक्स्ट बुक पे एक पॉइंट है बेटे कि अगर आपको बताया जाएगा कि पहली सेल जो आई बताओ उसके पास कौन सा पाथवे होगा बेटे, उसके पास तो यही होगा, यानी ग्लाइकोलाइसिस का पाथवे। तो याद रखना ग्लाइकोलाइटिक पाथवे सबसे प्रिमिटिव सेल जो थी उसमें भी प्रेजेंट थी, और याद रखना पहली सेल जो आई उसने एनारोबिक रेस्पिरेशन किया, यानी साइंटिस्ट्स कहते हैं द फर्स्ट सेल दैट इवॉल्व्ड ऑन अर्थ परफॉर्म्ड एनारोबिक रेस्पिरेशन। और आप देखेंगे इस ग्लाइकोलाइसिस में कहीं पे हम ऑक्सीजन इस्तेमाल नहीं करते, जरा ध्यान दीजिए बेटे क्या कहीं पे ऑक्सीजन यूज होता है, नो।
हम रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन इस्तेमाल करते हैं, लेकिन क्या रेस्पिरेशन की इस प्रोसेस में ऑक्सीजन यूज होता है? नहीं। क्या इसमें कहीं पे कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है? नहीं। मैं इधर पॉइंट लिखूं बेटे, ना ऑक्सीजन यूज होता है, शाबाश, ना ऑक्सीजन शाबाश यूज होता है, और ना कार्बन डाइऑक्साइड बेटे, कार्बन डाइऑक्साइड भी रिलीज नहीं होता, राइट। और फाइनली मुझे इस ग्लाइकोलाइसिस का आपको बताना है एंजाइम्स। इसमें ये वाला स्टेप जो है बेटे, दिस स्टेप यानी फर्स्ट स्टेप और थर्ड स्टेप और लास्ट स्टेप जो है, ये स्टेप्स रिवर्सिबल है। यानी मैं इधर लिखूं बेटे फर्स्ट शाबाश, थर्ड एंड 10th स्टेप्स जो है बेटे, ये है रिवर्सिबल स्टेप्स। क्या है? रिवर्सिबल स्टेप्स। और मैं आपको कुछ एंजाइम्स बताऊं। पहले स्टेप पे जो एंजाइम काम करेगा बेटे, इस एंजाइम का नाम है हेक्सोकाइनेज। शाबाश, क्या है? हेक्सोकाइनेज। ये आपको याद रखना है एंट्रेंस के लिए। तीसरे स्टेप पे इधर जो एंजाइम वो आइसोमरेज है, मैं नहीं लिखूंगा बिकॉज वो नीडेड नहीं है। और तीसरे स्टेप पे जो एंजाइम, इसका नाम है फॉस्फोफ्रैक्टोकाइनेज। मैंने सिंपली लिखा पीएफके। और इधर जो एंजाइम नीडेड है बेटे, दैट इज कॉल्ड एज एल्डोलेस। ये याद रखने के काबिल नहीं आपके लिए बेटे। और यहां जो एंजाइम ये है आइसोमरेज, यहां जो एंजाइम ये है शाबाश ये है फॉस्फोग्लाइसरल डिहाइड्रोजनेस। यहां जो एंजाइम है बेटे, दैट एंजाइम इज कॉल्ड एज फॉस्फोग्लाइसरोकाइनेस। यहां जो एंजाइम है, इधर जो एंजाइम है दैट इज कॉल्ड म्यूटेस। इधर जो एंजाइम है मैं इसको लिखूं बेटे, इट इज इनोलेस बिकॉज इट इज अ डिहाइड्रेशन रिएक्शन। आपसे कभी पूछा जा सकता है ग्लाइकोलाइसिस में जो डिहाइड्रेशन रिएक्शन, उसके लिए एंजाइम कौन है? और लास्ट एंजाइम जो है उसका नाम है पायरूवेट काइनेस बेटे। मैंने कुछ खास एंजाइम्स आपको दिए बेटे, यही आपको एंट्रेंस के लिए याद रखने हैं। सारे एंजाइम्स को याद रखने की जरूरत नहीं है। पॉइंट याद रखना बेटे, यहां से ग्लूकोज आ रहा है, ग्लूकोज को एक एटीपी यूज हुआ, उसका फास्फोरस ग्लूकोज पे चढ़ा और ये बन गया ग्लूकोज 6 फॉस्फेट और एडीपी निकला बाहर, राइट। और फिर ग्लूकोज 6 फॉस्फेट कन्वर्ट हो गया अपने आइसोमर फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में। फिर फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट को एक और फास्फोरस एटीपी से आया और एटीपी खुद कन्वर्ट हो गया एडीपी में। एक और फॉस्फेट जब चढ़ा ना फ्रक्टोज 1,6 फॉस्फेट पे, तो ये बन गया फ्रक्टोज 1,6 फॉस्फेट। अब ये 6 कार्बन कंपाउंड है लेकिन 2 फॉस्फेट ग्रुप है इस पे। तो याद रखना इसको ब्रेक किया जाता है। एक्चुअली यहां रिएक्शन ऐसी है बेटे, इसमें और इसमें। इस रिएक्शन को कहते हैं स्प्लिटिंग रिएक्शन। और ये भी 3 कार्बन बना, ये भी 3 कार्बन, इनको ट्रायोसिस कहते हैं। फिर याद रखना बेटे, ये डाइहाइड्रोक्सीस्टोन फॉस्फेट इसमें और ये इसमें कन्वर्ट हो सकता है। दैट मींस ये वाला स्टेप बी, शाबाश, ये शायद 5वां स्टेप है, 5वां स्टेप बी रिवर्सिबल है। अब याद रखना बेटे, यहां पे गौर करना, ज्यादा बैलेंस इस साइड से होता है, ये भी बाद में इसमें कन्वर्ट होगा। पहले ये रिएक्शंस, फिर ये अगेन कन्वर्ट और ये रिएक्शंस और होंगे। ये 2 ग्लाइकोलाइसिस नहीं बेटे, ये एक ही ग्लाइकोलाइसिस सारा है। दैट मींस यहां से आगे जो कुछ आपको मिलने वाला है वो 2 मर्तबा मिलेगा, यानी डबल कंटेंट में मिलेगा, बिकॉज ये भी इसमें कन्वर्ट होगा। अब ध्यान दीजिए ग्लाइकोलाइसिस में यूज क्या हुआ, ये एटीपी यूज हुआ, ये एटीपी यूज हुआ, बना क्या बेटे, बना ये एटीपी और बना ये एटीपी, लेकिन यहां से आगे 2 मर्तबा, तो ये 2 मर्तबा एटीपी है, 2 मर्तबा एटीपी, वो 4 एटीपीज बने, 2 एटीपीज यूज हो गए, इसलिए डायरेक्ट गेन जो है एटीपी की फॉर्म में वो है 2, बिकॉज 2 यूज हो गए। और आप देख रहे हैं बेटे ग्लाइकोलाइसिस के इस फेज में हम एटीपी यूज कर रहे हैं और इस फेज में हमें एटीपीज जनरेट हो रहे हैं। इट इज कॉल्ड एज बेटे इन्वेस्टमेंट फेज। इसको क्या कहते हैं? इट इज कॉल्ड इन्वेस्टमेंट फेज। और जिस फेज में इसके निकलते हैं बेटे एटीपी, दैट इज कॉल्ड एज पे ऑफ फेज। उसको क्या कहते हैं? एनर्जी यील्डिंग फेज या पे ऑफ फेज। आप गौर करिए बेटे, इस फेज में हमें आल्सो मिलते हैं बेटे NADH, ये NADH प्लस H पॉजिटिव, एक्चुअली कंपाउंड है NAD पॉजिटिव। जब ये बेटे ग्लाइसरल डिहाइड 3 फॉस्फेट जब इसकी होती है क्या ऑक्सीडेशन, तो ये अपने हाइड्रोजन्स प्रोवाइड करता है NAD पॉजिटिव को 2 हाइड्रोजन्स और ये कंपाउंड बनता है। यहां गलती है इसमें, ये
NADH प्लस H पॉजिटिव। इस NAD पॉजिटिव के पास क्या है, 2 इलेक्ट्रॉन्स एंड 2 प्रोटॉन्स, उनको हम टुगेदर कहते हैं रिड्यूसिंग पावर। और इस कंपाउंड को जो ये बना इसको कहते हैं रिड्यूस्ड कोएंजाइम। और ये रिड्यूस्ड कोएंजाइम जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में अपने इलेक्ट्रॉन्स गुजारेगा वहां ये निकालेगा ATP, और एक निकालता है वहां पे बेटे 3 ATPs। कितने ATPs? 3। दैट मींस अगर ये 2 है, ये कितने ATPs आएंगे? 6 ATPs। मैं यहां से बेटे ये है एक्चुअली 6 ATPs, गौर करना। और यहां पे जो बने 2 ATPs, ये आ गए बेटे 4 ATPs। लेकिन आप देखिए ये आ गए 10 ATPs टोटल में बेटे, कितने आ गए? 10 ATPs। लेकिन ये और ये आपने यूज किए तो मैं -2 ATPs करूं। आप अब बताइए मुझे बेटे ग्लाइकोलाइसिस गेन कितना है? व्हाट इज द गेन इन द ग्लाइकोलाइसिस? शाबाश, ग्लाइकोलाइसिस में गेन कितना है एटीपीज का? सर इसमें टोटल गेन है एटीपीज का 8। लेकिन याद रखना बेटे, इन 8 एटीपीज में ये जो 6 है ये बाद में बनेंगे, वो दैट मीन्स इनको कहते हैं बेटे ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन से बनेंगे एटीपी इन ईटीसी, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में। लेकिन ये जो बन रहे हैं डायरेक्टली इनको सबस्ट्रेट कहते हैं। बने तो 4, पहले कर्जा चुकाइए बेटे, 2 तो उसको दिए, वो दैट मीन्स इन 8 में शाबाश 6 तो है ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन से बनने वाले, और 2 जो है बेटे वो है SLP से बनने वाले, सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन से बनने वाले। ये हो गई बेटे ग्लाइकोलाइसिस की बात। तो ग्लाइकोलाइसिस पहला प्रोसेस है, इसमें होता क्या है उसको मैंने डिस्कस किया। इस पे कंसंट्रेट करिए थोड़ा सा। चलिए बेटे यहां ग्लाइकोलाइसिस को किया, ये एक और लेक्चर लेगा जिसमें हम इससे आगे जो पार्ट है उसको करने की कोशिश करेंगे। और इस तरह से आपको मैंने सोचा था एक लेक्चर में ही होगा, लेकिन इसके लिए दूसरा लेक्चर भी लगेगा, उसमें हम इसको कंक्लूड करेंगे। तो टेक केयर, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, फी अमानिल्लाह।